है कि कोरोना के मरीजों के लिए डीआरडीओ ने जो 2DG दवा बनाई है वो अगले हफ्ते से डीआरडीओ के अस्पतालों में मिलने लग जाएगी। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार कोरोना की लहर बढ़ रही है और अब ऐसे में तीसरी लहर का खतरा भी सर पे मंडरा रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में मरीजों को अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कोरोना की वजह से आंखों में दिक्कतें आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि डायबिटीज के मरीजों को भी कोरोना में ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो इन्हीं मुद्दों पर और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल जुड़ गया है। जल्दी जल्दी आपका इंट्रोडक्शन उनसे हम करा देंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 4 लाख से ऊपर केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्टर कृष्ण चुग हैं जो निदेशक हैं पीडियाट्रिक विभाग के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में कार्यरत हैं। डॉक्टर समीर सूद हैं, डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई इंस्टीट्यूट के, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अभिलाषा जैन भी हैं साथ, जो आकाश हेल्थ केयर में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डॉक्टर्स। आपका यहाँ आना हमारे लिए बेहद खुशी का पल है, क्योंकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे, मुझे लगता है उससे बेहतर इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि अब तीसरी लहर की बात हो रही है। दूसरी लहर में मुझे लगता है आधा देश नहीं कह सकते हैं 90% जो लोग हैं वो परेशान हैं। मात्र 10% ही लोग हैं जो आराम से इस पल को बिता पा रहे, या तो उनको वैक्सीन लग चुकी है या फिर वो पहली लहर में ही उन्होंने इस बीमारी को निकाल दिया। अब ऐसे में तीसरी लहर जो आने वाली है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? डॉक्टर महेश्वरी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वायरस है वो लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है, और जिस तरह से हमने देखा भी है कि स्ट्रेन्स आए हैं कई सारे। हाँ जी, पहुंच रही है, आपको पहुंच रही है मेरी आवाज? जी 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 डॉक्टर महेश्वरी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हाँ, देखिए, ये समझना जरूरी है कि अब हम लोग नए नए स्ट्रेन्स के साथ जो है इन्फेक्शन जो है, जो वेव्स जो है वो राइड कर रही है नए जो है वायरस के, उसके ऊपर। अगर आप देखें तो पहली वेव इतनी ज्यादा घातक और इतनी ऊपर नहीं गई थी, लेकिन जो दूसरी वेव है, सेकेंड वेव है, वो ज्यादा घातक रही है, ज्यादा लोगों को ट्रांसमिट हुई है। और एक बड़ी बात ये होती है कि जब वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, तब वो ऐसे लोगों की तरफ जाने की कोशिश करता है जहां उसे कम से कम रुकावट मिले, और ये रुकावट होती है शरीर की एंटीबॉडीज। तो इस बार आपने देखा कि सेकेंड वेव में यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा हमने संक्रमण होते हुए देखा, क्योंकि उनके अंदर फर्स्ट वेव से ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं आई थी, और ये एक ऐसा वर्ग भी था जिसे वैक्सीन नहीं मिल पाई थी। इसी तरह से अब अगर थर्ड वेव आती है, और क्योंकि वायरस लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, ये वायरस अभी भी जो है कमजोर नहीं पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये और ऐसी लोगों की तरफ जाएगा जिनको की एंटीबॉडीज और भी कम है। अब वो है हमारे बच्चे, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बच्चे 4% जो है इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन बच्चों की ऐसी है जो वनरेबल है और जिनको हम वैक्सीन भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वैक्सीन अभी है नहीं। ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ये ज्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वायरस इनकी तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा, क्योंकि यहाँ वो ज्यादा तेजी से पनप पाएगा। इसीलिए हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये लोगों को डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम जो सेकेंड वेव में हमने जिस तरह से देखा कि हम लोग तैयार नहीं थे और अचानक से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, उसमें हम लोग ना फंसे, तो लोग भी तैयार रहे और हमारी सरकारें भी तैयार रहे कि जो थर्ड वेव अगर आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद, और ऐसा ना हो कि हमारे संसाधन कम पड़ जाए या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कमजोर पड़ जाए। वो इस बात का ध्यान न रखें कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा हो सकता है, तो हमें पहले से तैयारियां
वो बहुत ज्यादा जी डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर समीर सूद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई के। डॉक्टर सूद, हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप अपने कैमरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी नज़दीक हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने कैमरे को अपने से खुद की दूरी पर रखिए ताकि हम आपको ठीक तरीके से देख पाएँ। डॉक्टर अभिलाषा जैन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आकाश हेल्थ केयर में एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, सबसे बड़ा सवाल इन दिनों अब यही उठ रहा है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के वेव्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए वेव्स की जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी देखी जा रही है। ऐसे में जो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए है। तो क्या जब तीसरी लहर आएगी या फिर अभी दूसरी लहर के दौरान भी डायबिटिक लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं? डॉक्टर अभिलाषा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर अभिलाषा, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपका ऑडियो इस वक्त म्यूट है, आपको वो ऑन करना पड़ेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपके पास आएंगे डॉक्टर जी। डायबिटीज पेशेंट हमेशा से जी 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 कॉम्प्रोमाइज। जी जी डॉक्टर। डायबिटीज पेशेंट्स वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, यानी कि उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इस बार वाले स्ट्रेन में डेफिनेटली जैसे कि वैसे भी बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अभी भी डायबिटिक पेशेंट आई थिंक कुछ साउंड का प्रॉब्लम जी जी डॉक्टर अभिलाषा, कुछ जैसे तकनीकी डायबिटिक परेशानी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें और ज्यादा इन्फेक्शन। डॉक्टर अभिलाषा, तो मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार उस तकनीकी फॉल्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। डॉक्टर अभिलाषा, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि ये जो सवाल है वो बहुत अहम हो जाता है। इस वक्त मैं डॉक्टर कृष्ण चुग के पास जाऊंगी। डॉक्टर कृष्ण, बच्चों के अंदर ये परेशानी तीसरी वेव में आने की आशंका जताई जा रही है, जैसे कि डॉक्टर महेश्वरी भी बता रही थी। अब ऐसे में बच्चों के लिए पहले से किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जाएं? माता पिता जो इस वक्त घर में हैं या जो वर्किंग हैं, वो बच्चों के लिए क्या कुछ करें ताकि तीसरी लहर से उन बच्चों को रोका जा सके? देखिए, ये मान के चलना चाहिए कि बच्चों में रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर एक बार इन्फेक्शन आ गई तो वो बिगड़ भी सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया इस बीमारी में, बाकी बीमारियों के उल्टा। डर ये है कि जब नई थर्ड वेव आएगी, उस समय तक ये जो वायरस अपना रूप बदल चुका होगा, जिसे हम कहते हैं एक नई म्यूटेशन लेके आएगा। तो अगर वो नई म्यूटेशन लेके आता है, उस समय क्या होगा उसको पक्का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन हो, ज्यादा इन द सेंस कि हो सकता है कि उनको बार बार ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हों, और जब हों वो भी ज्यादा सीवियर भी हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है पिछली पहली वेव में या अभी तक की दूसरी वेव में। अब आते हैं इस पे कि किस तरह से बचाया जाए बच्चों को। हमें ये मान के चलना होगा, जो ही हमें ऐसे लगे कि तीसरी वेव शुरू हो रही है, एक बार अब हमारा अंदाजा ये है कि जो सेकेंड वेव चल रही है कुछ दिनों में कमजोर पड़ने लग जाएगी, और दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में जहां बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, वहां केसेस कम होने लग जाएंगे। चाहे छोटे शहरों में हो सकता है अभी कुछ और समय लगे इसका डाई डाउन करने में या कम होने में। जब एक बार कम होने लग जाएगी, उसके बाद में एक प्लेट्यूस आ जाएगा। मान लीजिए जितने आज 10,000 केस हैं, तो हो सकता है वो हम 1,000, 2,000, 5,000 पे आ जाएं, और जब उस पे आ जाएंगे उसके बाद फिर से एक बार ऐसे लगे कि बढ़ने लग गए, वो टाइम होगा। जो ही ऐसा लगने लगे कि फिर से बढ़ने लगे, हमें मान लेना चाहिए शायद थर्ड वेव शुरू हो, कि शायद एक और नया म्यूटेशन लेके आ रहा है। क्योंकि म्यूटेशन कंफर्म होने में काफी हफ्ते लग जाते हैं, जब तक कि वो लेबोरेटरी से कंफर्म होके आती है। हमें वहीं से मान लेना चाहिए। इसका मतलब हमें अपना प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा स्टार्ट कर लेना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए स्कूल तब तक खुल गए, उनको दोबारा बंद कर देना चाहिए। अगर हमने बच्चों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया, दोबारा से ऐसे हो जाए जैसे आजकल करीब प्री लॉकडाउन में बैठे हैं, तब बाहर से इन्फेक्शन आने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, कई वर्किंग पेरेंट्स होंगे जिनको बाहर जाना ही होगा क्योंकि उनका जॉब ऐसा है। वो जब घर पे आएंगे तो उनको वैसे प्रिकॉशन लेने होंगे कि अपने बच्चे के साथ भी मास्क पहन के रखना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ भी घर में अलग अलग सा रहना पड़ेगा। अदरवाइज हम ऐसा हो सकता है कि जो एडल्ट हैं, जो उन्होंने वैक्सीन ले लिया है या पहले उनको इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि जब वो उनको होगा अगली बार थर्ड वेव का इन्फेक्शन, तो हो सकता है उनको डिजीज ना हो या उनको जरा छोटी मोटी हो, ताकि वो काम भी करते रह सके, बाहर जाते रह सके जी। अब वो घर जब आएंगे तो हो सकता है अपना वायरस घर में उन बच्चों को दे दें जिनको ना वैक्सीन लगा है, ना जो पहले कभी एक्सपोजर हुआ है।
इसलिए शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि घर में मास्क पहनना, लगातार पहनना, हर समय पहनना बहुत ही मुश्किल हो। जी हाँ, बेहद मुश्किल है। और डॉक्टर चोग आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आए उससे पहले आप अपने बच्चों को पूरी तरीके से प्रिकॉशन के तहत रखें। आप घर में भी हैं तो मास्क लगाना है तो मुश्किल, लेकिन आपको लगा के रखना पड़ेगा ताकि बच्चों पर आपके उसका असर ना पड़े। डॉक्टर अभिलाषा भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अभिलाषा, आपसे सवाल मेरा यही था कि जो डायबिटिक लोग हैं वो तो वैसे भी बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं, अब ऐसे में वो किस तरीके से प्रिकॉशन लें? क्या तीसरी वेव जो आने वाली है वो उनके हेल्थ पे असर कर सकती है? और कई लोग डायबिटीज पे इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो कोरोना से संक्रमित हैं तो भी डायबिटीज बढ़ने पर क्या वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो आपने पूछा कि यस डेफिनेटली डायबिटीज सबसे ज्यादा रिस्क में है, और उनमें भी जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जैसे कि जिनका शुगर खाली पेट का 120-130 से ज्यादा रहता है, जो 3 महीने की शुगर HbA1c हम कराते हैं वो 8 से ज्यादा है, ऐसे मरीजों में कोरोना होना भी ज्यादा कॉमन है। और अगर कोरोना होता है तो उसकी सिवेरिटी भी ज्यादा रहती है। यानी डॉक्टर अभिलाषा, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आईसीयू की डॉक्टर अभिलाषा, ये सब भी ज्यादा रहती है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर, आप जरा कैमरे को अपने चेहरे से थोड़ा सा दूर रखिए, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल पा रहा, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से। जी बिल्कुल, अब ठीक है। प्लीज आप साथ ही के साथ मैं जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि इंसुलिन वाले मरीज के लिए क्या करना चाहिए, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि हम इंसुलिन लेते हैं, हम ज्यादा इन्फेक्शन होने का रिस्क है, इंसुलिन हम बंद कर दें, नहीं बंद कर दें, कैसे करें। मैं यही कहूंगी कि आप अगर आपका शुगर कंट्रोल है इंसुलिन लेने से, डेफिनेटली इंसुलिन इज अ वेरी गुड मेडिकेशन, आप लीजिए, आपका शुगर कंट्रोल रखिए, उससे आपका रिस्क कोरोना होने का भी कम होगा, और अगर होता भी है तो ज्यादा सीवियर होने का रिस्क भी कम होता है। इन केस अगर आप अपना इंसुलिन बंद करते हैं, शुगर आपकी बढ़ जाती है, तो उससे सिवियरिटी भी कोरोना की होने का बढ़ जाता है रिस्क। तो इससे यही सोल्यूशन निकलता है कि अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रख रहे हैं, अगर आप दवाइयां अपने अच्छे से ले रहे हैं, रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है शुगर कंट्रोल रहेगा और आपको कोरोना का सिवियरिटी होने का रिस्क भी बहुत कम रहेगा। जी डॉक्टर स्वाति, लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, लगभग 16 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन दे दी गई है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी लोग साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर पर असर पड़ रहा है, उनके चेस्ट पे, उनके लंग्स पे, उनके बाकी पार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है। तो क्या इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि वैक्सीन का ऐसा असर हो सकता है वो किसी बीमारी की वजह से ही होता है, या फिर ये किसी नॉर्मल लोगों में नॉर्मल तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन जो आज हम कोरोना के लिए लगा रहे हैं वो हमारे ऑर्गन्स पर ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। अभी एक जो परेशानी हम वो ये देख रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जब जा रहे हैं तो वहां पर मास्क नहीं पहन रहे हैं, या सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या लौट के आकर ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया, और उसके बाद वो जो एहतियात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हम कुछ लोगों में बाद में कोरोना का इन्फेक्शन होते हुए देख रहे हैं। एक तो पहली बात कि वैक्सीन किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं कर सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो लोगों को बाद में संक्रमण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी लापरवाही है जिसकी वजह से हम संक्रमित हो रहे हैं, और यही हम देख रहे हैं। देखिए, वैक्सीन के बाद जनरली 1 या 2-3 दिन तक लोगों को मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, या बाह में जहां इंजेक्शन लगता है वहां पर दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन ये 2 या 3 दिन तक ही होता है और मामूली सी पैरासिटामोल की गोली लेने से लोगों को आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपका फीवर उससे ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, या आपको जो है परेशानियां आपकी सुलझी नहीं है और 1 हफ्ता हो गया या 4-5 दिन हो गए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये कोरोना का संक्रमण हो सकता है। और इसलिए हमें समय से सचेत होना और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना ताकि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, ये बहुत जरूरी है। एक और चीज
चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वो वहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं, जो फैसिलिटी पे टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ जो उसे यूज करते हैं वहाँ मास्क उतार देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पब्लिक टॉयलेट्स में जहाँ भी आप जा रहे हैं वहां पर आपको मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि अब ये साफ तौर से CDC बता चुका है कि जो ऐसी क्लोज स्पेसेस होती है जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है वहां पर एरोजॉल्स के रूप में वायरस काफी घंटों तक रहता है, लगभग 4 से 6 घंटे तक रह सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको संक्रमण हो सकता है अगर आप अपना मास्क उतार देते हैं, क्योंकि अक्सर हम टॉयलेट में मास्क जाकर लोग उतार देते हैं। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें और जिस सेंटर पर हम जा रहे हैं वहां अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो फिर हम संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर ध्यान रखनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर महेश्वरी। डॉक्टर समीर सूद डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर, इससे पहले मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कैमरे को चेहरे से थोड़ा दूर रखें ताकि हम आपको ठीक तरीके से देख पाए। डॉक्टर समीर, सवाल मेरा यही कि अब चूंकि दूसरी लहर में कई तरह की बीमारियां ईजाद हो गई हैं, अचानक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आंखों पर भी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का असर होने वाला है। नमस्कार जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है। दिस इज नॉट अबाउट सेकेंड वेव या थर्ड वेव। कोविड का और कोविड की ट्रीटमेंट का जो भी असर हो रहा है वो सारे शरीर में ही हो रहा है। और ऑफ कोर्स आंखें हमारी अनमोल रतन हैं, उन पे भी, और बहुत नाजुक एक ऑर्गन है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं एक तो ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, ऊपर से बहुत लोग हैं जिनको स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्यून रिएक्शन है टू कोविड वो बहुत जानलेवा है। तो उससे बचने के लिए बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं। ये डबल एजेड सॉर्ड है, तो ये जान बचाने के लिए चाहिए होता है, बट इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। बहुत लोग पहले 5-6 दिन में ही स्टेरॉयड स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन भी बुखार ना टूटे तो स्टेरॉयड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। स्टेरॉयड इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन, बट इट शुड बी डन अंडर प्रिस्क्रिप्शन। बट बिकॉज स्टेरॉयड इतना ले रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो आंखों में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खासकर जो आंख का रेटिना है उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, जो स्टेरॉयड के कारण भी है, प्लस एक म्यूकोरमाइकोसिस भी अब सुनने को बहुत आ रहा है जी। तो अभी इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बट असर बहुत बुरा पड़ रहा है। हेलो, मैक्रोमाइसिस का आपने जिक्र किया डॉक्टर, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये है क्या? कई लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नई नई तरीके की चीजें आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये फंगस की अगर बात हो रही है तो ये एक्चुअली क्या है और लोगों को कैसे बचाया जा सके इससे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोविड जैसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में आई है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कम सीमित लोगों में ही ये दिखाई दी गई है, और ये कोविड से जब आदमी निकल के घर जा रहा है तब ज़्यादा दिखने को आ रही है। और एक्चुअली ये फंगस है, ये इस ओमनी प्रेजेंट, ये सब जगह होती है। एंड दिस इज लाइक अ बाउट ऑफ, जैसे बॉक्सिंग बाउट होता है ना, कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं, बट अगर आप वीक पड़ गए तो आपका ओपोनेंट आपको हरा देगा। तो इसलिए बिकॉज इस वक्त हम बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, हमारा कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन आ रही है, तो कुछ लोगों में ये पाया गया है कि जो फंगस है वो हमारे शरीर में एंट्री ले रहा है, या तो नोज़ के कारण ले रहा है या माउथ से ले रहा है, मेनली इन दोनों जगहों से ले रहा है, और ये जाके कहीं एम्बेड कर देता है अपने आप को नोज़ में या बैक ऑफ थ्रोट में। और ये बहुत ही डेंजरस फंगस है, ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं, और ये बॉडी टिश्यूज को अंदर चीर के जाता रहता है। इसकी मोर्टेलिटी 50% है अगर अनट्रीटेड रहे। तो इसमें बहुत जल्दी अगर हम डायग्नोज कर दें, एंटी फंगल्स दे दें, तो आदमी बच सकता है। बट अगर इसमें हम लेट हो गए
या ब्रेन में चला गया तो वी आर रियली फाइटिंग अपहिल टास्क। जी डॉक्टर सूद, डॉक्टर सूद 80% से ज्यादा मोर्टेलिटी है। जी डॉक्टर सूद बता रहे हैं कि ये एंटी फंगस का आप इस्तेमाल कीजिए, घबराने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है कि बीमारी कौन सी है और उसका इलाज क्या होना चाहिए। कृष्ण चुग जी, आपसे सवाल मेरा यही कि जो कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों में पाई जा सकती है, ऐसी बातें हो रही हैं। अब ऐसे में कई बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए? और दूसरा सवाल ये कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करा सकती है? ये एक बहुत ही पक्की बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है कि कुछ भी रास्ते में आए हमें फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना चाहिए। तो इस बात का कि ब्रेस्ट फीडिंग रोक देना है किसी भी रीजन में, अनलेस मदर इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही है, खुद ही अस्पताल जा रही है वगैरह, तब तो बात दूसरी है, वरना हमेशा बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। अब सवाल ये नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और मदर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कहीं वो बात अपना वायरस बच्चे तक तो नहीं पहुंचा दे। वेल, पॉसिबिलिटी तो रहेगी। उस पॉसिबिलिटी को रोकने के तरीके हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बच्चा बहुत ही छोटा है जी। जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको लाया गया मदर के पास में, मान लीजिए एक और केयर गिवर है, नानी है, दादी है, जो घर की मेड है जो हेल्प कर रही है, वो बच्चे के पास, बच्चे को लाती है माँ के पास। उस समय के लिए माँ एक अच्छा सा मास्क जो कि नाक और फेस को अच्छी तरह कवर कर रहा है, माउथ को कवर कर रहा है, और अपना हाथ वाथ सैनिटाइज करके अपने ऊपर एक नई तरह के कपड़े पहन के बच्चे को अपने साथ लगा के दूध पिलाती है। जब उसने दूध पी लिया उसके बाद में बच्चा फिर केयर गिवर को दे दिया जाता है, और मदर अपने जो कपड़े यूज किए थे, जो है हाथ सैनिटाइज किए थे, उनको दोबारा करती है, या ग्लव्स अगर पहने थे तो उनको उतार कर उनको सबको डिस्कार्ड कर देती है। और नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा आता है तो फिर नए कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो ऊपर का जस्ट कवर होता है, जो एक शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिस्पोजेबल चीज भी हो सकती है। तो उससे ये होता है कि बच्चा उस कांटेक्ट से भी बचा रहता है और ब्रेथ से भी बचा रहता है मदर की, और फिर भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वायरस नहीं जाता है, जबकि ये देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में अगर मान लीजिए मदर के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो चुकी हैं, चाहे पेरी इन्फेक्शन से या इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीन से, वो एंटीबॉडी फिर भी बच्चे के अंदर चली जाएगी, हो सकता है बच्चे को। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर चुग। एंटीबॉडी अगर बन गई है तो वो बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है, यानी माँ अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी कोरोना वायरस बच्चे के अंदर एंटर नहीं करेगा। डॉक्टर का पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ है, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उन सब के जवाब हमारे डॉक्टर्स के पास है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट कर आते हैं। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।